आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशाल साम्राज्य के पतन की, एक ऐसी सल्तनत जिसकी चमक ने कभी पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है साल 1707 से। बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी है और बस यहीं से मुगल सल्तनत का वो 150 साल लंबा नाटकीय पतन शुरू हो जाता है। चलिए इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले खून से सना सिंहासन, फिर शासक निर्माताओं का दौर, इसके बाद साम्राज्य का बिखराव, फिर देखेंगे कि कैसे नई शक्तियां सामने आईं और आखिर में मुगलों का अस्त। तो पहला हिस्सा, खून से सना सिंहासन। देखिए, साम्राज्य की दिक्कतें तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी और वजह थी तख्त के लिए एक बहुत ही बेरहम पारिवारिक जंग। औरंगजेब के बाद जो मुगल आए उनमें सबसे पहले थे बहादुर शाह प्रथम। 63 साल की उम्र में बादशाह बने, लेकिन कैसे? 2 साल तक चले एक खूनी जंग के बाद अपने ही भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श को मारकर सिंहासन हासिल किया। और यहीं से आने वाली पूरी सदी के लिए एक बहुत ही खतरनाक रिवायत शुरू हो गई। तो अब इन लड़ाइयों का एक नतीजा ये हुआ कि सल्तनत में एक नया दौर शुरू हो गया। एक ऐसा दौर जहां बादशाह तो तख्त पर बैठा था, पर असल में वो बस एक कठपुतली था। तो असल ताकत किसके हाथ में थी? वो थी सैयद बंधुओं के हाथ में, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दो इतने ताकतवर दरबारी थे कि इन्हें किंग मेकर्स यानी शासक निर्माता कहा जाने लगा। मतलब यही तय करते थे कि दिल्ली के तख्त पर अगला बादशाह कौन होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फर्रुखसियर। इसे तख्त पर बिठाया ही सैयद बंधुओं ने था। सोचिए, उसे घृणित कायर तक कहा जाता था। और जब उन्हें लगा कि फर्रुखसियर उनके काम का नहीं रहा, तो उन्होंने उसे पहले अंधा किया और फिर 1719 में मरवा दिया। बस इतनी सी थी उसकी कहानी। लेकिन मरने से पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। 1717 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने बड़े व्यापारिक अधिकार दे दिए कि उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे बहुत बहुत दूरगामी थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दौर कितनी उथल-पुथल का था। सैयद बंधुओं के लिए बादशाह बदलना एक खेल जैसा हो गया था। फर्रुखसियर को 1713 में बिठाया, पर्दे के पीछे से हुकूमत की, और 1719 में उसे हटा दिया। उसके बाद तो 2 और बादशाह बदले गए, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दारा, जो कुछ महीने भी ठीक से राज नहीं कर पाए। अब इस सियासी खेल के बीच साम्राज्य का क्या हो रहा था? वो टूट रहा था, न सिर्फ अंदर से बल्कि असल में जमीन पर उसके टुकड़े हो रहे थे। और ये हुआ मोहम्मद शाह के दौर में। उसे रंगीला भी कहते थे, क्योंकि उसे ऐशो आराम और शानो शौकत का बहुत शौक था। हाँ, ये सच है कि उसने सैयद बंधुओं से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन उसकी रंगीनियों की वजह से साम्राज्य के बिखराव पर उसका ध्यान ही नहीं गया। तो जब मोहम्मद शाह दिल्ली में मस्त था, तब दूर दराज के सूबेदारों ने मौके का फायदा उठाया। अवध में सादत खां, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, इन सब ने अपने अपने इलाकों को लगभग आज़ाद कर लिया। मुगल सल्तनत बस दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, एक और कयामत बाहर से आई। साल था 1739। ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक तबाही थी। कहा जाता है कि नादिर शाह यहाँ से करीब 70 करोड़ रुपए की दौलत लूट कर ले गया। ये उस जमाने की रकम है। इसने तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक कमर ही तोड़ दी। और पैसों से भी बढ़कर वो मुगलों की इज्जत और शान की 2 सबसे बड़ी निशानियां भी ले गया। मशहूर तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहे-नूर। ये दोनों चीजें हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चली गईं। तो नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली की ताकत एकदम खत्म हो गई। एक पावर वैक्यूम बन गया। और अब इस खाली जगह को भरने के लिए और मुगल साम्राज्य के बचे खुचे हिस्सों पर कब्जा करने के लिए नए खिलाड़ी मैदान में उतर आए। और इसके बाद हुई 3 ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत में मराठों की ताकत को बुरी तरह कुचल दिया। और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह की फौजों को भी हरा दिया। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ?
बक्सर में हारने के बाद वो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। सोचिए 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उसे अपनी हिफाजत के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का हक कंपनी को देना पड़ा। बाद में मराठों ने उसे वापस दिल्ली तो पहुंचाया, लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ, मुगलों का अस्त। ये वो वक्त था जब एक जमाने में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था। जरा इस तुलना को देखिए, सब साफ हो जाएगा। 1835 के आसपास मुगल बादशाह की क्या हैसियत थी? वो दिल्ली का सिर्फ नाम का शासक था, अंग्रेजों से पेंशन लेता था और उसका हुक्म बस लाल किले के अंदर चलता था। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत की असल शासक बन चुकी थी, अपने सिक्के चला रही थी, और अब तो उसने खुद को बादशाह का मातहत कहना भी बंद कर दिया था। और फिर आए आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वो एक बहुत ही आला दर्जे के शायर थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक शायर के बजाय एक बागी बना दिया। 1857 के विद्रोह में उन्हें बागियों ने अपना नेता चुना। नतीजा, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हुई। उनकी हार और जिल्लत भरी मौत ने मुगल साम्राज्य की कहानी पर आखिरी पर्दा डाल दिया। लेकिन ये एक सवाल पीछे छोड़ गई, एक बड़ा सवाल कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? क्या ये अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों, लड़ाइयों और ऐशो-आराम की वजह से बिखरा, या फिर ये बाहरी ताकतों की बढ़ती ताकत और लालच का शिकार हुआ?